तो दोस्तों फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का इतने तारीख का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और इस सेक्शनल टेस्ट में 24 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मानव में उत्सर्जन का सही अनुक्रमित क्रम को पहचानिए। तो उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले वृक्क आता है। वृक्क से मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व की समूह की खोज नहीं हुई थी? तो मेंडलीव के जो समय था वो उत्कृष्ट गैस जो था उसका खोज नहीं हुआ था। उत्कृष्ट गैस खोज नहीं हुआ था और मेंडलीव ने कुछ कुछ जो तत्व खोजे नहीं गए थे उनके लिए भी जगह छोड़ दिया गया था और उनको उनका पहले ही नाम दे दिया था। जैसे एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन। ठीक है। तो एका एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा गया, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया और एका बोरॉन को स्कैंडियम कहा गया। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया में कौन से उत्पाद होते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कब होता है? जब जब कोई अम्ल जब कोई अम्ल और कोई भस्म मिलता है तो उदासीनीकरण अपक्रिया होता है। और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता क्या है? लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लवण और जल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं होता है। बेकिंग सोडा जो होता है अगर पेट में अगर अम्लीयता बढ़ जाती है तो प्रति अम्ल के रूप में भी होता है और अग्निशामक के भी रूप में होता है और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी होता है, लेकिन विसंक्रामक रूप में नहीं होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंध श्रृंखला से बनती है? कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला से बनती है। तो वलयी जो संरचना होती है वो कार्बन से बंध। तो आप लोग इसका एनालिसिस देख सकते हैं कि जो वलयी संरचना होती है वो क्या होती है? बंध होती है। ठीक है। और इससे भी तमाम फैक्ट है। बेंजीन बेंजीन को एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों का पिता कहा जाता है। ठीक है। कार्बनिक यौगिक प्रायः सभी जैविक पदार्थों में पाए जाते हैं। ओके। और जो बेंजीन होता है ना उसमें एकांतर द्विबंध पाए जाते हैं। ठीक। एकांतर द्विबंध का मतलब हो गया, मान लीजिए कि बेंजीन इस तरह का होता है तो एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, हाँ एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड। ठीक है। तो इस तरह का होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है। 5 कार्बन परमाणु वाले चौकी पेंटानॉल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। देखिए पेंटानॉल जो अल होता है ना, जो भाई जो अल होता है, अल किस में लगता है? तो एल्डिहाइड में लगता है। किसमें? एल्डिहाइड में अल लगता है। एल्डिहाइड में अल लगता है। ठीक है। एल्डिहाइड में तो 5 पेंटानॉल है तो उससे कोई मतलब ना, हम लोग को एल्डिहाइड से मतलब है। ठीक है। यानी लास्ट में CHO लगेगा। ठीक है। अल का मतलब एल्डिहाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ओके। 8 नंबर में आते हैं। पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? तो पादप जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन के वाष्प वाष्प वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को क्या करते हैं? मतलब बाहर निकालते हैं। ठीक है। और जो खाद्य पदार्थों का जो मतलब आदान प्रदान होता है उसको क्या क्या बोलते हैं? उसको स्थानांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण बोलते हैं। जल का जो गति, जल एक जगह से दूसरी जगह उसको भी स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? कोशिका भित्ति दोस्तों इसलिए पाई जाती है ना कि कोशिका भित्ति क्या करती है? जो उसके पर्यावरणीय कारकों से क्या करती है? उसकी रक्षा करती है, उसको सुरक्षा कवच का काम करती है। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोल रहा है कि एक बल्ब की शक्ति कितनी है? एक बल्ब की शक्ति कितनी है? पी का मान कितना है? 40 वाट है। ठीक है। और टाइम कितना दिया? टाइम 100 सेकेंड दिया है। तो हमको क्या ऊर्जा पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है। तो आप लोग को पता है दोस्तों P बराबर क्या होता है? W/T होता है। P का मान 40 है, W का मान निकालना है,
टी का मान 100 है, तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4000 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या होगा, क्षण चुंबक हो गया। ठीक है। ए हो गया, एन हो गया और ए हो गया, एस हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और हम लोग को बाहर गति कराना होगा ना, तो भाई बाहर गति क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भीतर जब कराएंगे ना, भीतर कराएंगे तो दक्षिण से क्या होगा, दक्षिण से क्या होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ओके। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग करेंगे लास्ट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है लेकिन मैं इसको अभी ही कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा क्या है, इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप लोग को पता है कि जब इसका, आप लोग को पता होगा एच बराबर क्या पता होगा, VI T, ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है। अब देखिए VI का मतलब क्या होगा, P हो गया ना, P और T हो गया। अब देखिए 500 वाट है। ठीक है। तो P का मान 500 हो गया। ठीक है। और T का मान कितना है, 12 है। अगर रेट निकालना होता है तो रेट से गुना कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कितने दिन का, 30 दिन का निकालना है, 30 से गुना। अब देखिए ये जो हम लोग, ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग 1000 से भाग करके इसको घंटा, मतलब इसको बदल देंगे किलो वाट में, इसको बदल देंगे। ठीक है। क्योंकि किलो वाट में ही होता है। ठीक है। तो ये देखो, ये इससे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है। ये इससे कितने बार में, 6 बार में, 6 पचे 30, 30 तीन 90, यानी 900 इसका आंसर होगा। ओके। ठीक। अब ये बोल रहा है कि एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस सब का नाम क्या है। देखिए ये क्या है, ये जो आता है ये वृक्क धमनी आती है। ये क्या होता है, ये वृक्क धमनी होती है। ठीक है। ये वृक्क धमनी होती है। और इस पूरे रूप को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, बोमन सेम्पुट होता है। ये जो गोलाकार रचना क्या होता है, बोमन सेम्पुट होता है, बोमन सेम्पुट होता है। और जो ये जो निकलता है ना, ये निकलता है, ये क्या, वृक्क का सिरा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वृक्क धमनी 1 नंबर। ठीक है। ये तो मैं आपको समझा ही दिया। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जेडेनो प्लस CO, जेडन प्लस CO, इसमें किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है। उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है। जब ऑक्सीजन जब बढ़ता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या निकलता है, तो उसको उपचयन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है। तो यही देखते हैं कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है, मतलब किससे ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि JDNO से जेडन हो गया, मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑप्शन किसका, इसका हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। हाँ, जो अजैव जो होता है वो पर्यावरण में बना ही रहता है, क्योंकि जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक कभी खत्म होता ही नहीं है, वो हमेशा के लिए बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी उतना कुछ खास न्यूमेरिकल है नहीं, इसको मैं अभी ही करा देता हूँ। तो इसमें आई का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। ठीक है। और देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित इतना है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित तो आर का मान कितना हो जाएगा, 6 + 10 ओम हो जाएगा। ठीक है। और आई का मान निकालना है। आई देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो आई का मान तो V/R हो जाएगा। तो आई का मान कितना, V/R हो जाएगा। V का मान कितना है, V का मान 12 है। R का मान कितना है, R का मान 10 आया है, तो यानी 1.2 हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों के टिमटिमाने के क्या कारण है। देखिए इसमें जो होता है ना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि तो तारा का जो अपवर्तनांक होता है ना, हवा की मतलब परतों से जो तारा का जो अपवर्तनांक होता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अपवर्तनांक का निरंतर परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है।
नेक्स्ट अब ये देखिए, ये भी क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम लोग करेंगे बाद में, इसको भी हम लोग रखते हैं होल्ड पे, ठीक है। चलते निम्न अगला देखते हैं। देखिए, किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भरता किस प्रकार होती है। देखिए, जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ ये निर्भर रहता, ये प्रतिरोधकता पर निर्भर रहता ही नहीं है, ये नहीं रहता है। लेकिन जो प्रेरित धारा होता है ना, ये प्रतिरोधकता पर क्या करता है, प्रतिरोध पर निर्भर रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन प्रेरित धारा निर्भर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें कहते हैं सम्मिलित करना है। अब यांत्रिक रोध किससे होता है, यांत्रिक रोध जो होता है किससे होता है, तो कॉन्डोम से होता है। और 2 नंबर रासायनिक विधि, मतलब कोई दवा खाने पे ही रासायनिक विधि होती है। और उपकरण क्या होता है, तो उपकरण यहाँ पे कॉपर टी होता है। और शल्यक्रिया क्या, शुक्रवाहिका का उच्छेदन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं और देखते हैं कि कहता क्या है। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। धातुओं के संबंध में, तो धातुएं सामान्यतः, देखिए धातुओं को अवर्तसार में बाईं ओर रखा है, ये भी सही बात है। 2 नंबर पे सामान्यतः धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, ये गलत बात है, क्योंकि धातुएं की जो ऑक्साइड जो होती है ना, वो भास्मिक होती है। तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गलत पे ही टिक करना था। ओके, अब एक क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कौन सा यौगिक बनाती है। आप लोग को अमोनिया सॉल्वेबिलिटी मतलब आप लोग जरूर पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है कि NaCl को जल के उपस्थिति में अमोनिया के साथ साथ अमोनिया में CO2 जब हम लोग प्रवाहित करते हैं ना, तो NH4Cl और NaCl बनता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, सॉरी NaCl नहीं बनता है, NaHCO3 बनता है, ठीक है। बेकिंग सोडा बनता है, खाने का सोडा बनता है। तो यही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। यही कि सोडियम क्लोराइड को जल NH3CO2 के मिलान में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने के बाद जो हम लोग जितने भी हम लोग के जो सवाल होल्ड पे हैं उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही मॉक टेस्ट आप लोग को डेली मिलते रहेंगे। और आप लोग उम्मीद मानिए, अगर आप डेली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है। मतलब उसका जो बाहर जो अंडा दे देते हैं तो उसका मतलब किस तापमान से होता है, तो वो क्या कहता है, निषेचित अंडा, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। जिस तापमान में निषेचित अंडा रख देंगे उससे ही उसका लिंग निर्धारित हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को आवर्धन दे दिया है, ठीक है, आवर्धन दे दिया है और वस्तु दूरी भी दे दिया है, ठीक है। और प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ बनेगा। अब देखिए इसमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है और ये बताना है कि जो प्रतिबिंब मतलब आगे बनेगा कि पीछे बनेगा। अब देखिए, अब +1.5 है, इसका मतलब क्या है कि ये अवतल दर्पण है और वस्तु को P और F के बीच में रखा गया है। जब +1.5 है तो वस्तु से बड़ा बना गया है, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस देखिए, अब आभासी प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। कौन हो सकता है, इसको हम लोग देखते हैं फॉर्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आवर्धन 1.5 दिया है, ठीक है। और आवर्धन का फॉर्मूला क्या, दर्पण के लिए -P/U होता है। तो देखिए हम लोग को प्रतिबिंब दूरी निकालना है, तो V का ही मान निकालना है। तो अभी इसको इधर भेज देंगे तो V बराबर कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए जो सेविंग दर्पण मतलब अवतल दर्पण है और उसको जो वस्तु दूरी कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। वस्तु दूरी कितना, 30 हो गया और आवर्धन 1.3, तो 1.3 हो गया, 1.3 हो गया और माइनस व्यू और वस्तु दूरी -30 हो गया और इस तरह V का मान निकल जाएगा, ठीक है। और जब V का मान निकल गया तो फिर दर्पण सूत्र में ये रख देंगे
फिर इस तरह आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें जोड़ करके इस तरह कैलकुलेशन करके हम लोग 34.25 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अब हम लोग कौन न्यूमेरिकल होल्ड पे रखे थे। तो जी हाँ, एक ए न्यूमेरिकल होल्ड पे हम लोग को था, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, जिसको हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बोलता है कि क्या कि 60 सेंटीमीटर आवर्धन 60 आवर्धन वाला प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब एक वस्तु को प्रोजेक्टर के सामने इतना दूरी पे रखा गया। ठीक है, और कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए, वस्तु दूरी दूरी पूछ रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या दिया है, इसमें हम लोग का दिया है कि प्रतिबिंब दूरी दिया है कितना, -60 दे दिया है प्रतिबिंब दूरी, और प्रोजेक्टर को गाइस इसको होल्ड पे ही रखते हैं। ठीक है, इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी इसको मतलब बहुत ही तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं बाद में कर दूंगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपना मैं बेस्ट कंटेंट आप लोग की